हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने 1408 नाम की एक मूवी देखी जो कि सन 2007 में रिलीज हुई थी और ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। इस फिल्म को मिकेल हैफस्टॉर्म ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म स्टीफन किंग द्वारा लिखे गए एक नोवेल पे बेस्ड है जिसका नाम भी 1408 ही था। इस फिल्म की खास बात यह है कि यहाँ एक या दो नहीं बल्कि चार ऑल्टरनेट एंडिंग्स है और इन चारों एंडिंग्स को एक्स्ट्रा कट्स के तौर पे रिलीज भी किया गया है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 80% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 64%। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर 1408 मूवी की कहानी जानते हुए इसके चारों ऑल्टरनेट एंडिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, 1408 मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम माइक है जो कि एक हॉरर ऑथर था। माइक की रीसेंट बुक जिसका नाम 10 हॉन्टेड होटल्स था वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गई थी और इस बुक में माइक ने अपने हॉन्टेड होटल्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा था। इस बुक की वजह से उन 10 होटल्स की भी काफ़ी पब्लिसिटी हो गई थी और इसी वजह से अब दूसरे होटल वाले भी माइक को अपने होटल में ठहरने बुलाते थे और माइक ज़्यादातर समय ट्रैवल ही करता रहता था। इस बिजी लाइफ के कारण माइक की अपने डैड और अपने वाइफ से रिलेशनशिप्स ठीक नहीं थे। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि माइक और उसकी वाइफ लिली की एक बेटी थी जिसका नाम केटी था, लेकिन केटी एक एक्सीडेंट में मारी गई जिसके बाद माइक लिली को दोषी ठहराने लगा था। इसी वजह से माइक लिली से फिजिकली और इमोशनली काफ़ी डिस्टेंट हो गया और हालांकि इन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ था लेकिन ये दोनों साथ नहीं रहते थे। माइक के डैड उसे लिली से पैचअप करने की सलाह दिया करते थे लेकिन माइक अब अपनी प्रॉब्लम से दूर भागने लगा था और इसीलिए उसने अपने डैड को ओल्ड एज होम भेज दिया। मूवी के ओपनिंग सीन में हम माइक को ऐसे ही किसी हॉन्टेड होटल में विजिट करते हुए देखते हैं। माइक वहां पहुंचता है एंड द कपल जो कि होटल के ओनर थे दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी हिम और वो माइक को होटल में हुए हॉन्टेड घटनाओं को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। अब माइक ये सब कुछ समझ रहा था क्योंकि उसकी बुक की सक्सेस के बाद उसे काफ़ी होटल से इनविटेशन आते थे जिनमें ज़्यादातर फेक क्लेम्स ही थे। अपनी रिसर्चेस के दौरान माइक को पता लगता था कि किसी होटल में डरावनी आवाज़ का रीज़न कोई पुराना पाइप होता था, तो कहीं किसी होटल में स्टोरीज को एग्जैजरेट करके बताया जाता था और कहीं कहीं तो होटल के हॉन्टेड होने का दावा भी एकदम झूठ निकलता था। एनीवेज, नेक्स्ट डे माइक वहाँ से चेकआउट करता है और वो लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसकी बुक 10 हॉन्टेड होटल्स का एक रीडिंग सेशन था। यहाँ ऑडियंस में से कुछ लोग उसके पहले के एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हैं एंड वन ऑफ देम आस्क्स अबाउट हिज रीसेंट इन्वेस्टिगेशन। सेशन के बाद माइक ऑटोग्राफ्स देने के लिए बैठता है जहाँ एक लड़की माइक की एक पुरानी नोवेल द लॉन्ग रोड होम डेस्क पर रखती है। माइक was surprised and a little disturbed to see this book क्योंकि ये बुक माइक और उसके डैड के रिलेशनशिप्स पर बेस्ड थी। लेकिन जब वो लड़की माइक को क्वेश्चन करती है कि क्या ये बुक उसके और उसके डैड के बारे में है तो माइक साफ इनकार कर देता है। खैर, रीडिंग सेशंस के बाद माइक सर्फिंग के लिए पास के बीच पहुंचता है और सर्फिंग के दौरान एक बड़ी सी वेव माइक से टकराती है। माइक इस वेव के कारण अपने होश खो बैठता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को समुद्र किनारे पाता है। यहाँ से माइक पोस्ट ऑफिस जाता है जहाँ उसे ढेर सारे फैन मेल्स आए थे और इन लेटर्स में से एक लेटर पे माइक का ध्यान जाता है जिसके साथ न्यूयॉर्क के डॉल्फिन होटल का पैम्फलेट अटैच था। इस लेटर में लिखा था कि डोंट गो टू रूम नंबर 1408 और इसके ठीक नीचे नंबर 1408 का सम किया गया था विच इज 13। अब हम सभी तो जानते ही हैं कि नंबर 13 को कई जगह अनलकी माना जाता है और माइक को ये लेटर इतनी दिलचस्प लगती है कि वो डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 में अपनी बुकिंग करवाने की सोचता है। बट टू हिज सरप्राइज, जब माइक डॉल्फिन होटल में कॉल करके रूम 1408 के बारे में पूछता है तो फोन के दूसरे साइड वाला बंदा नॉट अवेलेबल बोलता है। दोस्तों, यहाँ अजीब बात यह थी कि माइक ने बुकिंग की कोई डेट स्पेसिफाई नहीं करी थी और जब माइक नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट समर के बुकिंग स्लॉट्स के बारे में पूछता है फॉर रूम 1408 तो होटल वाला बंदा कॉल कट कर देता है। तो इसके अगले दिन माइक डायरेक्टली न्यूयॉर्क पहुंचता है एंड ही प्लान्स कि वो सीधा डॉल्फिन होटल पहुंचकर रूम 1408 बुक करेगा क्योंकि यूएस गवर्नमेंट लॉज के हिसाब से अगर किसी होटल का स्पेसिफिक कमरा खाली है तो होटल ओनर एक गेस्ट को वो कमरा देने से इनकार नहीं कर सकते।
खैर, होटल जाने से पहले माइक डॉल्फिन होटल के बारे में इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च करता है और इंटरनेट से उसे पता चलता है कि पिछले 95 साल में इस होटल में 56 डेथ्स हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये सारी डेथ केसेस या तो नेचुरल कॉजेज या फिर सुसाइड की वजह से हुई थी। डॉल्फिन होटल का पहला ऐसा केस यहाँ के एक वेल्दी बिजनेसमैन का था जिसके सुसाइड कर लेने के बाद से ही होटल में सुपरनैचुरल इंसिडेंट स्टार्ट हुए थे और इस होटल का रूम 1408 काफी बदनाम हो गया था। One other weird thing about this room is that कि यहाँ जो भी रुकने आया था उसकी 1 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो गई थी या फिर उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। एनीवेज, नेक्स्ट इवनिंग माइक डॉल्फिन होटल पहुंचता है और वो रिसेप्शनिस्ट से रूम 1408 की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट माइक को वो रूम देने के बजाय होटल के मैनेजर से मिलवाती है जिसका नाम मिस्टर ओलिन था। ओलिन माइक को बताते हैं कि होटल्स में एक्सीडेंट्स होना आम बात है, लेकिन रूम 1408 में जिस तरह से लोगों की डेथ हुई थी वो काफ़ी पेनफुल थी। इसी वजह से ओलिन माइक को ये कमरा नहीं देना चाहते थे और इसके बदले वो माइक को वो सारी 56 डेथ्स की केस फाइल दे सकते हैं जिस पे माइक आराम से स्टडी करे। इतना ही नहीं, मिस्टर ओलिन माइक को अपने होटल के सबसे बढ़िया कमरा ऑफर करते हैं और वो ये तक कहते हैं कि माइक अपनी बुक में झूठ लिख सकता है कि ही एक्चुअली स्टेड इन रूम 1408 और इस बात को मिस्टर ओलिन किसी से नहीं बताएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ माइक वॉज क्वाइट एडमेंट और उसे रूम नंबर 1408 ही चाहिए था, इवन इफ मिस्टर ओलिन माइक को एक बहुत महंगी ब्रांडी गिफ्ट के तौर पे देते हैं। तो अंत में हार मानकर मिस्टर ओलिन माइक को रूम नंबर 1408 की चाबी दे देते हैं और ये कमरा होटल के 14th फ्लोर पे था। होटल के लिफ्ट में माइक नोटिसेस कि होटल में 12th के बाद सीधा 14th फ्लोर है, विच मीन्स कि इस होटल में 13th फ्लोर है ही नहीं, या फिर यू कैन से कि 13th फ्लोर को ही 14th फ्लोर मार्क किया गया है। फाइनली मार्क और ओलिन रूम 1408 के पास पहुंचते हैं और यहाँ ओलिन आखिरी बार माइक को अंदर जाने से मना करते हैं, लेकिन माइक उनकी एक नहीं सुनता। रूम 1408 में एंटर करने के बाद माइक इस रूम को एकदम गौर से ऑब्जर्व करता है और वो अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी कर रहा था। ये रूम एकदम विंटेज स्टाइल में था जिसमें 3 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी और इनमें से एक पेंटिंग किसी शिप की थी जो कि समुद्री तूफान में फंसी हुई थी। थोड़ी देर बाद माइक बेड पे बैठकर मिस्टर ओलिन द्वारा दी गई ब्रांडी पीता है कि तभी अचानक टेबल पे रखा हुआ डिजिटल क्लॉक रेडियो अपने आप ही ऑन होकर एक सॉन्ग प्ले करता है, विच वॉज वी हैव ओनली जस्ट बिगन, अर्थात अभी तो बस शुरुआत है। माइक इससे काफ़ी डर जाता है और रेडियो बंद करके अपनी ड्रिंक फिनिश करता है। अब यहाँ अचानक से ही रूम का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है और ये बढ़ते बढ़ते 80 डिग्रीज तक पहुँच जाता है। माइक फ़ौरन ही रूम सर्विस को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताता है और रूम सर्विस एक इलेक्ट्रीशियन भेजते हैं। इलेक्ट्रीशियन रूम के बाहर तो आता है, लेकिन वो रूम में एंटर करने से डर रहा था, इसीलिए वो रूम के अंदर आने से मना करता है। वो माइक को बाहर से इंस्ट्रक्ट करता है कि टेम्परेचर रेगुलेटर को कैसे रिपेयर करना है और काम खत्म होते ही वो वहाँ से फ़ौरन भाग निकलता है। अब टेम्परेचर डाउन होने पे माइक आराम से बैठ जाता है, बट एग्जैक्ट 8:07 पे अगेन वही म्यूजिक वी हैव ओनली जस्ट बिगन अपने आप क्लॉक रेडियो पर प्ले होने लगता है और इस क्लॉक में 60 मिनट्स का रिवर्स काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। ये काउंटडाउन इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि माइक इस कमरे में 1 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। माइक अब बुरी तरह शॉक्ड था क्योंकि अभी तक वो जिस किसी भी होटल में रहा था वहाँ भले ही उसने कुछ सुपरनैचुरल चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं थी। माइक वॉज ऑलमोस्ट फ्रीकिंग आउट और वो अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए रूम के विंडो के बाहर देखता है। विंडो से वापस अंदर आते वक्त विंडो का स्लाइडर माइक के हाथ पे ही गिर जाता है, जिससे उसे बहुत चोट आती है और उसका काफ़ी खून भी बहने लगता है। माइक अपने हाथ से खून साफ करने के लिए बाथरूम में जाता है और जैसे ही वो वॉश बेसिन का टैप ऑन करता है, बेसिन में से बहुत गर्म पानी एकदम तेजी से माइक के हाथों को जला देती है। माइक दर्द से चीख उठता है कि तभी उसके कमरे का फ़ोन बजता है। ये कॉल रूम सर्विस का था और माइक फ्रस्ट्रेट होकर होटल से चेकआउट करने की बात करता है क्योंकि माइक को ऐसा लगने लगा था कि ये सब मिस्टर ओलिन जानबूझकर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फ़ोन के दूसरी तरफ कोई रूम सर्विस नहीं बल्कि एक भूतिया आवाज़ थी और इस आवाज़ को सुनकर माइक कुछ समझ ही नहीं पाता, सो वो कॉल कट कर देता है। माइक अब तक इतना फ्रीक आउट हो चुका था कि वो अब अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किए हुए सभी मोमेंट्स याद करने लगता है और रूम में रखे टीवी पर वो मोमेंट्स अपने आप ही प्रोजेक्ट होने लग जाते हैं। आसपास माइक को उन सभी लोगों के घोस्ट भी विजिबल हो जाते हैं जिन्होंने भी यहाँ सुसाइड किया था। अगले ही क्षण माइक को अपने डैड भी दिखाई देने लगते हैं।
माइक अपने आप को शांत करता है और अब उसे लगने लगा था कि मे बी वो हैलुसिनेट कर रहा है एंड मे बी ऐसा मिस्टर ओलिन की दी हुई ब्रांडी की वजह से हो रहा होगा। माइक अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करता है और वो मेन डोर पर जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, बट रूम लॉक्ड था और बहुत पुश करने के बाद भी डोर ओपन कर पाना इम्पॉसिबल था। नाउ माइक डिसाइड्स कि वो रूम की विंडो के बाहर बने लेज पर चलकर बगल वाले किसी रूम में एंटर कर जाएगा और ऐसे वो रूम नंबर 1408 से एस्केप कर पाएगा। माइक विंडो से लेज पर उतरता तो है, बट वो लेज काफ़ी पतली थी एंड इट वॉज टू रिस्की फॉर हिम टू वॉक ऑन दैट। फिर भी माइक किसी तरह रेंगते हुए आगे बढ़ता है, बट आगे बढ़ते हुए उसे रियलाइज होता है कि उस पूरे दीवार पे कोई और विंडो थी ही नहीं एक्सेप्ट फॉर हिज रूम। दिस वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर माइक और वो जैसे तैसे वापस अपने कमरे में आता है। माइक अब दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचने लगता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि होटल के सभी रूम्स एयर डक्ट से आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो माइक डिसाइड्स कि वो एयर डक्ट में क्रॉल करके दूसरे किसी रूम में चला जाएगा। एयर डक्ट से होते हुए वो एक रूम के ऊपर पहुंचता है, बट वहां नीचे रूम में वो अपने आप को और अपनी वाइफ को लड़ते हुए देखता है। माइक अपने लाइफ के सभी खराब मोमेंट्स को याद करने लग गया था एंड दिस वॉज वेरी पेनफुल फॉर हिम। आगे बढ़ते हुए ही रियलाइजेस कि इस रूम में सबसे पहले जिस बिजनेसमैन की डेथ हुई थी उसका घोस्ट उसके पीछे आ रहा है। माइक घबरा कर आगे बढ़ता है और नीचे एक रूम में उतरता है, बट अगेन टू हिज डिसअपॉइंटमेंट वो अपने ही रूम में पहुंच गया था। इस पॉइंट पे माइक रियलाइज करता है कि वो यहाँ से किसी भी तरह बाहर नहीं निकल सकता। वो कितना भी ट्राई करे, कोई भी रास्ता ले, ही विल एंड अप इन हिज रूम। इसी बीच माइक को अपना लैपटॉप याद आता है जो कि उसके बैग में ही रखा हुआ था। माइक इस लैपटॉप से अपनी वाइफ लिली को स्काइप कॉल करता है और वो उसे सब कुछ बताकर पुलिस को भेजने कहता है। लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो माइक पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन फाइनली वो पुलिस को कॉल करती है और ठीक इसी मोमेंट पे रूम का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन हो जाता है, जिससे लैपटॉप भीग कर शट डाउन हो जाता है। अब रूम का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर जाता है और -10 डिग्रीज तक पहुंच जाता है। माइक रूम की सारी बेडशीट से अपने आप को कवर करता है और सभी पेपर्स को जलाकर छोटी सी आग जलाता है और ये सारी इंसिडेंट्स वो अभी भी अपने टेप रिकॉर्डर में बोल बोल कर रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसका लैपटॉप ऑन हो जाता है और उसे लिली की कॉल आती है, जहां वो लिली को देख पा रहा था, लेकिन लिली को माइक की इमेज कुछ क्लियर नहीं दिख रही थी। लिली माइक को बताती है कि पुलिस डॉल्फिन होटल के रूम 1408 में गई थी, पर उन्हें वहां कोई मिला ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये सब सुनकर माइक रोने लगता है और वो समझ जाता है कि ये रूम उसे कभी बाहर निकलने नहीं देगा। तभी लैपटॉप पे माइक की इमेज क्लियर हो जाती है और ये इमेज अपने आप ही लिली से बात करने लगती है। इमेज वाला माइक लिली को भी यहाँ रूम में आने के लिए इनवाइट करने लगता है और इससे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि ये रूम अब लिली को भी कैप्चर करना चाहता है। माइक लैपटॉप शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन लैपटॉप बंद ही नहीं हो रहा था और लिली वहाँ रूम 1408 आने के लिए निकल जाती है। माइक लैपटॉप को जोर से ज़मीन पर फेंक देता है और उसके ऐसा करते ही पूरा रूम शेक करने लगता है। वहीं शिप की पेंटिंग के पास दीवार में क्रैक्स पड़ जाते हैं और उनमें से पानी लीक करने लगता है। माइक फ्रस्ट्रेशन में उस पेंटिंग पर जोर से अटैक करता है और उसके ऐसा करते ही मानो पेंटिंग में बने समुद्र का सारा पानी पूरे फोर्स के साथ रूम में एंटर कर जाता है। द नेक्स्ट मोमेंट जब माइक की आँख खुलती है तो वो अपने आप को समुद्र के किनारे पाता है और वहाँ के लोग माइक को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माइक रिकवर करता है और कुछ दिनों के बाद लिली उससे मिलने आती है। माइक लिली को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लिली को अपने डॉल्फिन होटल का एक्सपीरियंस बताने लगता है। लिली ये सब सुनकर काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और वो माइक से कहती है कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लिली के हिसाब से माइक जो भी बोल रहा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं है और ये सब शायद उसका एक सपना था। माइक काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते हैं माइक मान लेता है कि जो उसने एक्सपीरियंस किया था वो बस एक बुरा सपना था जो कि एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल में रिकवरी के दौरान आया था। अब दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट के बाद माइक काफ़ी बदल गया था और उसे अपने रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस समझ आ गई थी। वो लिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है और वो अपने डैड से पहले जैसी बॉन्डिंग बना लेता है। लेकिन माइक अभी भी अपने उस रूम वाले थॉट से काफ़ी डरा हुआ रहता है और इसीलिए लिली माइक को सजेस्ट करती है कि वो ये सब लिखकर अपना माइंड शांत करे। माइक ऐसा ही करता है और बुक कंप्लीट होने के बाद वो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिशिंग हाउस को मेल करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था और ध्यान से देखने पर माइक रियलाइज करता है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डॉल्फिन होटल के स्टाफ वर्कर्स ही थे। जी हाँ दोस्तों, माइक के ऐसा सोचते ही वो वर्कर्स पोस्ट ऑफिस को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से बाहर जाने का डोर ओपन करते ही माइक को दरवाजे के दूसरी तरफ एक पूरी तरह जला हुआ रूम दिखता है।
ये रूम और कोई रूम नहीं बल्कि रूम 1408 ही था और इस पॉइंट पे माइक को रियलाइज होता है कि शायद वो अभी भी उसी रूम में फंसा हुआ है। माइक को यह एहसास होता है कि अभी तक जो अच्छा टाइम उसने अपनी वाइफ और डैड के साथ स्पेंड किया वो सब झूठ था। वहीं दरवाजे के पीछे जो उसकी डॉटर जो मर चुकी थी वो माइक को पुकारती है। माइक अपनी बेटी को देखकर काफी हैप्पी इमोशनल हो जाता है और वो उसे हग करता है, लेकिन ऐसा करते ही वो उसकी बाहों में ही दम तोड़कर एशेज में कन्वर्ट हो जाती है। माइक जोर जोर से रोने लगता है और अचानक ही उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को रूम 1408 के फ्लोर पर पाता है। अब ये रूम बिल्कुल पहले जैसा हो गया था और डिजिटल क्लॉक रेडियो में 60 मिनट्स का काउंटडाउन कंप्लीट हो चुका था, जिसका मतलब है कि माइक का टाइम अब खत्म हो गया था। माइक रियलाइज करता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो समझ गया था कि ये रूम अपने गेस्ट्स को उनकी जीवन की बुरी यादों और उनके गिल्ट से खेलता है और ऐसा वो तब तक रिपीट करता है जब तक कि गेस्ट हार न मान ले। यहाँ उसे रूम सर्विस से कॉल आती है और कॉल ऑपरेटर माइक से कहती है कि उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि वो ये 1 आवर फिर से वैसे ही जिए और सफ़र करे, और दूसरा कि वो एक्सप्रेस चेकआउट कर ले, यानी कि सुसाइड। इसके ठीक बाद बेडरूम में अपने आप ही एक फांसी का फंदा आ जाता है। माइक समझ गया था कि इस रूम में अब तक जो भी रहने आया उसके साथ सेम चीज़ हुई होंगी। ये रूम उनके माइंड के साथ खेलता है और एट द एंड उनके पास भी बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो ये सब कुछ हमेशा के लिए झेलते रहे या फिर एक्सप्रेस चेकआउट कर जाएं, विच मीन्स सुसाइड। अब माइक एकदम शांत हो जाता है और वो अच्छी तरह ड्रेसअप होता है। माइक ब्रांडी की बोतल उठाता है, उसमें अपना रुमाल हाफ डिप करके उसमें आग लगा देता है। माइक डिसाइड करता है कि अब क्योंकि वो मरने ही वाला है तो वो इस रूम को भी अपने साथ डिस्ट्रॉय कर देगा। माइक वो बोतल सामने दीवार पर फेंकता है जिससे पूरे रूम में आग लग जाती है। माइक के ऐसा करने से होटल का इमरजेंसी अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता है और सभी लोग होटल से बाहर भागने लगते हैं। लिली भी वहीं नीचे जस्ट अभी आई थी और उसे भी बाहर रुकना पड़ता है। वहाँ माइक रूम की विंडो ओपन करता है और ऐसा करने से रूम में एक ब्लास्ट होता है। माइक जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि फाइनली उसने रूम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। माइक वहीं रूम के साथ जल जाता है और वहाँ जितने भी घोस्ट्स कैद थे वो फाइनली फ्री हो जाते हैं और ये रूम अब हमेशा के लिए बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम माइक का फ्यूनरल देखते हैं जहां मिस्टर ओलिन भी आते हैं और वो लिली को एक बॉक्स देते हैं जिसमें माइक का होटल से पाया गया सारा सामान होता है, बट लिली रिफ्यूजेस टू टेक इट क्योंकि लिली माइक की अच्छी यादों को ही पास रखना चाहती थी। मिस्टर ओलिन वो बॉक्स वापस लेकर अपने कार में बैठ जाते हैं। ओलिन टेप रिकॉर्डर प्ले करते हैं और उसमें वो माइक की डॉटर केटी की आवाज़ सुन पाते हैं। तभी वहाँ बाहर कोई बच्ची अपने डैड को पुकारती है और उसके डैड और वो लड़की मिस्टर ओलिन के सामने से गुजरते हैं। मिस्टर ओलिन ये समझ जाते हैं कि ये एक तरह का सिंबल था कि माइक इज़ नाउ विथ हिज डॉटर। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि माइक जले हुए रूम 1408 में स्मोक करते हुए खड़ा था और उसे केटी अपने पास बुलाती है। फाइनली मार्क केटी के पास चले जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी 1408 की कहानी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था इस फिल्म में टोटल 4 ऑल्टरनेट एंडिंग्स हैं और अब मैं आपको बचे हुए 3 एंडिंग्स के बारे में बताऊंगा। एंडिंग 2 में माइक रूम की आग से सरवाइव करके वापस आ जाता है एंड नाउ वो काफ़ी बदल गया था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और वो लिली के साथ एक बेटर लाइफ स्टार्ट करता है। लिली उसे मिस्टर ओलिन का लाया हुआ बॉक्स देती है और वो माइक को सजेस्ट करती है कि वो इस बॉक्स को डिस्पोज कर दे, लेकिन माइक सेज कि वो इसे अपने साथ ही रखेगा क्योंकि कभी कभी हमें जिंदगी में बुरी यादों के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। नाउ एंडिंग 3 में भी माइक सरवाइव कर जाता है और जब लिली उसे वो बॉक्स देती है तो माइक वो टेप रिकॉर्डर प्ले करता है और वो दोनों केटी की आवाज़ साफ सुन पाते हैं। लिली वॉज शॉक्ड एंड शी रियलाइजेस कि माइक के साथ जो भी हुआ वो सब सच था। अब आते हैं लास्ट एंडिंग पे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और इस एंडिंग में मिस्टर ओलिन माइक के फ्यूनरल पर आते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि फाइनली माइक की वजह से रूम 1408 बंद हो गया था। फ्यूनरल के बाद के सीन में पब्लिशिंग हाउस के मैनेजर सैम के पास एक पार्सल आता है जो कि माइक का लिखा हुआ वही रूम 1408 का फर्स्ट ड्राफ्ट था जो उसने वहाँ रूम में ड्रीम करते वक्त मेल किया था। सो नाउ दैट हमने मूवी के चारों एंडिंग्स को डिस्कस कर लिया है, लेट अस टॉक अबाउट सम थियरीज रिलेटेड टू दिस मूवी। असल में मूवी हमें माइक की जर्नी दिखाती है कि किस तरह वो अपने लाइफ से डिसअपॉइंटेड हो गया था। अब वो अपनी लाइफ से हर तरह की एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे खो रहा था और वो अनरियल चीज़ों जैसे सुपरस्टिशियस हैपनिंग्स पे अपना ध्यान लगाने लग गया था और रियल लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से डील नहीं करना चाहता था। ही वॉज सो डिस्ट्रैक्टेड एंड स्ट्रेस्ड ओवर हिज लाइफ।
अब दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप समझ पाए होंगे कि माइक हमेशा से इस तरह की बुक नहीं लिखता था, क्योंकि ओपनिंग सीन में जब एक लड़की माइक को एक बुक साइन करने के लिए देती है तो हम माइक की पुरानी बुक देख पाते हैं जो कि हॉरर बिल्कुल भी नहीं थी, रादर इट वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। बट माइक अब ऐसा कुछ नहीं लिखता, बल्कि वो अब हॉरर लिखता है। इनफैक्ट वो उस बुक को लेकर ज़्यादा खुश भी नहीं होता और उस बुक से अपने और अपने डैड के जुड़े हुए रिलेशन की बात पर भी ध्यान नहीं देता। माइक वॉज ए टोटली चेंज्ड पर्सन नाउ, जहां उसने एक ऐसा काम परस्यू किया जिसमें काफ़ी डेंजर था, और मे बी ऐसा इसलिए क्योंकि माइक हैड लॉस्ट हिज होप इन लाइफ। दोस्तों इस मूवी को लेकर मेनली 3 थियरीज है। पहला ये कि ये सब एक इविल रूम की वजह से था और इस मूवी में एक इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमने इन द टॉल ग्रास और ट्रायंगल जैसी मूवीज में ऑलरेडी देख रखा है। इस थियरी के हिसाब से माइक मूवी की स्टार्टिंग लूप में था एंड इट वाज ऑब्वियस कि वो रूम में आया, बट फाइनली वो रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है और लूप ब्रेक हो जाता है। दूसरी थ्योरी के हिसाब से मिस्टर ओलेन ने ये सब सेटअप किया था कि माइक डर जाए, बट उन्हें ये नहीं पता था कि माइक अपनी बेटी की डेथ से डिस्टर्ब्ड है और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा। लास्ट सीन में उन्हें जो माइक का घोस्ट दिखता है वो उनका गिल्ट था। तीसरी थियरी के हिसाब से ये पूरा रूम 1408 का एक्सपीरियंस माइक का अपनी बेटी के डेथ के बाद का एक्सपीरियंस को सिंबलाइज करता है। मूवी के ओपनिंग सीन का वो पार्ट जहां माइक डूब जाता है वॉज ऑल्सो ए सिंबल कि अपनी बेटी के डेथ के बाद माइक को इमोशनली और मेंटली एक बड़ा झटका लगा था एंड ही वॉज फुली समर्ज्ड इन द पेन एंड सैडनेस। आगे रूम का टेम्परेचर अपने आप चेंज होना माइक के डिप्रेशन वाले कंडीशंस को सिंबलाइज करता है। इलेक्ट्रिशियन का आना और माइक को डायरेक्ट करना कि हाउ टू सेट द टेम्परेचर ये शो करता है कि आम जिंदगी में हमें लोग मिलते हैं जो हमें समझाते हैं कि हाउ टू डील विद डिप्रेशन, बट एट द एंड हम ही अपने थिंकिंग प्रोसेस को उनकी मदद से ठीक कर सकते हैं। एन एक्सपर्ट कैन ओनली गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन, बट इट्स ऑन अस इन आवर बॉडी टू हील। मूवी में जब रूम में अचानक से ठंड पड़ जाती है तो ये सीन स्ट्रगल को सिंबलाइज करता है कि कैसे माइक अपने डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहा था। माइक को अपना लैपटॉप याद आता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उनके बीच का कनेक्शन सही नहीं था, जिस वजह से लिली समझ ही नहीं पाती कि माइक क्या कहना चाह रहा था। इस सीन को हम लिटरल और लाइफ वाले सेंस में भी ले सकते हैं, जहां 2 लोगों के बीच इतनी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाती है कि वो दोनों अपनी बातों को एक दूसरे को समझा ही नहीं पाते। मूवी का वो सीन जहां केटी माइक के हाथों में ही दम तोड़ देती है सिंबलाइजेस कि माइक अपनी बेटी की डेथ से काफ़ी टूट गया था और उसे बचा ना पाने का जिम्मेदार वो खुद को मानने लग गया था। एट द एंड वो उस रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद भी मर जाता है, और ऐसा वो अपनी सफरिंग्स को भुलाने के लिए करता है। और इसीलिए भी क्योंकि उसने लिली को यहाँ इनवाइट कर लिया था, विच मीन्स कि उसने लिली को भी अब परेशान कर दिया था, पर वो नहीं चाहता था कि लिली को भी उसकी तरह सफ़र करना पड़े। मूवी के 4 ऑल्टरनेट एंडिंग्स में सेकंड एंड थर्ड वन दिखाती है कि माइक ने अपने डिप्रेशन को ओवरकम कर लिया। लास्ट एंडिंग हमें दिखाती है कि माइक के मन में जो सफरिंग्स चल रहा था वो उसने लिख दिया था। सो बेसिकली ये 4 डिफरेंट एंडिंग्स 4 डिफरेंट पॉसिबल वेज को दर्शाती है कि कैसे माइक अपने डिप्रेस्ड माइंड से डील कर रहा था। इनमें से 2 तरीकों में माइक फैमिली से रीअटैच होकर प्रोफेशनल हेल्प लेके बच जाता है, लेकिन 2 केसेस में जहां वो डिप्रेस्ड होने को एडमिट ही नहीं कर रहा था वहां वो सर्वाइव नहीं करता, ऑल्दो ही डिड मेक पीस विद हिमसेल्फ। सो माय टेक अवे फ्रॉम दिस मूवी वुड बी कि अगर आप में से कोई अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड या परेशान है तो प्लीज़ आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि डिप्रेस्ड है तो उसे ये मत बोले कि यार इज जस्ट ए स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि डिप्रेशन इज अ रियल थिंग। हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि एक इंसान अपने लाइफ में किन मुसीबतों से गुजर रहा है। सो बेस्ट तरीका यह है कि हमें एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एक अच्छी स्टोरी और एंटरटेनमेंट के माध्यम से थोड़ी बहुत बातें सीखने को मिली होंगी। तो दोस्तों ये थी मूवी 1408 की एक्सप्लेनेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।